गुड इवनिंग स्टूडेंट, मैं भरत अवस्थी, भरत सर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 11th का पहला टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है समुच्चय। इसे इंग्लिश में सेट कहते हैं। और अब जानते हैं कि सेट क्या होता है। तो जैसे आप डिफिनेशन लिखी हुई है इधर कि द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को हम क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। अब यहाँ पर बात आती है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, सुपरिभाषित वस्तुएं क्या होती है। तो सुपरिभाषित का मीन्स ये है कि आप इसका उत्तर चाहे आप दे या चाहे हम दे, उत्तर सदैव एक आना चाहिए। जैसे अगर हम एग्जाम्पल देखेंगे तो हम इस बात को समझ जाएंगे। जैसे अगर हम आपसे पूछे कि भारत के समस्त प्रधानमंत्रियों का समुच्चय, तो हमें पता है कि इसमें हम नाम लिखेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, और उसके बाद सारे नाम लिखते लिखते आखिरी में नरेंद्र मोदी तक लिखेंगे। तो ये सुपरिभाषित है। इसका उत्तर आपसे भी पूछा जाएगा अगर, तो आप भी यही देंगे, और हमसे पूछा जाएगा तो हम भी उत्तर देंगे। तो ये वेल डिफाइंड है। तो हमें वेल डिफाइंड, अच्छा वेल, और जो वेल डिफाइंड नहीं होंगे वो सेट के क्राइटेरिया में नहीं आएंगे। तो हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स बिगिनिंग विद लेटर जे। तो हमसे पूछा गया है कि वो सारे मंथ जो जे लेटर से शुरू होते हैं उनका कलेक्शन। तो हमें पता है वो जनवरी है, जून है, जुलाई है, ये सारे हैं। तो ये वेल डिफाइंड है। इसके उत्तर आपके भी यही होंगे, मेरे भी उत्तर होंगे। तो ये सेट में काउंट किया है, ये सेट में काउंट होगा। अब आता है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। मतलब भारत के 10 टैलेंटेड, जो सबसे ज्यादा जो प्रखर है वो राइटर बताने हैं 10। तो आपको पता है ये अपने मूड पर होगा, क्योंकि किसी को कोई राइटर पसंद होगा। जैसे हम लोग साइंस पढ़ते हैं तो हम लोगों को हो सकता है लिटरेचर से इतनी मोहब्बत ना हो, तो हमें लिटरेचर के राइटर उतने ना पसंद हो, तो क्या वो टैलेंटेड नहीं माने जाएंगे? हम लोगों को तो सब सारे राइटर मैथ के ही टैलेंटेड माने जाएंगे, क्योंकि हम लोगों को मैथ अच्छी लगती है। जिसको लिटरेचर अच्छा लगता होगा उसको लिटरेचर के राइटर अच्छे लगेगा। मतलब इसके उत्तर अपने विचारधारा के आधार पे अलग अलग हो सकते हैं। तो ये वेल डिफाइंड नहीं होगा और ये सेट में काउंट नहीं होगा। इसके बाद क्वेश्चन आता है द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। तो अगर कोई बुक होगी तो उसमें जो चैप्टर होगा उसमें निर्धारित क्वेश्चन होंगे। ऐसा तो नहीं कि बुक रोज बदल जाती होगी। बुक में तो निर्धारित ही किसी चैप्टर में क्वेश्चन होंगे। तो किसी भी बुक के लिए बात सत्य होगी ही होगी। इन एनी बुक भी लिख देते। तो ये भी आपका सेट है। अगला देखिए, तो लिखा है ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड। अब हमें बताना है कि संसार के सबसे खतरनाक जानवरों का समुच्चय। ये भी वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि खतरनाक भी अलग अलग क्राइटेरिया में देखे जाते हैं। कुछ शरीर से खतरनाक लगते हैं, उनका शरीर ही भयानक लगता है, ठीक है। कुछ ज्यादा विषैले होते हैं, छोटे होते हैं, तो इसको भी सेट में काउंट नहीं किया जाता। अब आप जो भी मैथ पढ़ते हो तो उसका कहीं ना कहीं तो यूज किया ही जाता है। तो ये जान लेते हैं कि इसका यूज कहाँ कहाँ होता है हमारा सेट्स का। तो मैंने बताया, देखो सेट के बारे में लिखा डिफाइन कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेशन एंड फंक्शन। इसके बाद फर्स्ट ईयर के 2 चैप्टर हैं, फर्स्ट ईयर में भी है, इंटर में भी है, रिलेशन और फंक्शन। उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। एक्चुअल में जो ये जैसे हमने सेट्स तो हम लोगों ने पढ़ा है, नाम भले ना पता हो लेकिन पढ़ा। जैसे हम जानते हैं नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1, 2, 3, 4, ये सेट है भाई। ये कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर है, ठीक है। नेचुरल नंबर या इंटीजर जो आप लिखते हो डॉट डॉट डॉट, ये सब वेल डिफाइंड, ये कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ही तो है। तो ये सब सेट में ही काउंट होंगे। अब बात आती है कि, तो वही मैं कह रहा था, कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेशन और फंक्शन। रिलेशन फंक्शन में जो डोमेन और रेंज निकाले जाते हैं वो हम जब पढ़ेंगे तब जानेंगे, प्रांत से प्रांत, उनमें सेट्स की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा आपको स्टडी ऑफ ज्योमेट्री, सीक्वेंस, प्रोबेबिलिटी आदि इन जगहों पर भी सेट्स की जरूरत पड़ती है। प्रोबेबिलिटी का एग्जांपल बता देते क्योंकि ये आपने 10th में पढ़ा है। जैसे आपको पता होगा कि जब हम प्रोबेबिलिटी निकालते थे उसमें सैंपल स्पेस एक बनाया जाता था, समिश्र समुच्चय। तो वो जो सैंपल स्पेस बनाते थे उसमें सेट का ही प्रयोग करते थे। जैसे आपसे पूछा गया कि कोई भी सवाल उसमें आता था कि दिन में एक हफ्ता में संडे आने की प्रोबेबिलिटी। तो पहले हम जानते थे कि एक हफ्ते में जो वीक में होते वो कितने दिन होते, तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये होते हैं। ये 7 दिन होते हैं। अब संडे आने की प्रोबेबिलिटी फेयरवेल ये होता था और टोटल ये होते थे। सिंपल स्पेस इसको लिखते थे तो आपकी प्रोबेबिलिटी नहीं निकलती थी। फेयरवेल अपॉन टोटल 1/7।
तो अब इसमें भी सेट की जरूरत पड़ी, तो कहां कहां जरूरत पड़ती है वो आपको समझ में आ गया। ज्योमेट्री में जरूरत लगती है, सीक्वेंस में जरूरत लगती है, प्रोबेबिलिटी में जरूरत लगती है, रिलेशन में जरूरत लगती है, फंक्शन में जरूरत लगती है, एक्सेट्रा बहुत जगह लगती है, ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज जो पढ़ते हैं उसमें जरूरत लगती है। तो ये इसका यूजेज हो जाता है। ठीक है, अब आता है इसके बाद तक आप ये वेल डिफाइंड और डिफाइंड समझ में आ गया। ये एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, अगर कोई नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं समुच्चय का निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। तो सेट्स को कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इसको रिप्रेजेंट करने की दो विधियां हैं। एक पहली विधि है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, इसे तालिका या सारणी विधि कहते हैं। तालिका या सारणी विधि में हम करते क्या, तो मैंने देखो लिखा सेट के सभी एलिमेंट को कर्ली ब्रैकेट में लिखना होता है। जितने एलिमेंट उसमें पाए गए, आप जिसकी चर्चा चल रही वो सारे एलिमेंट लिखना। जैसे अगर मैं तालिका विधि के आधार पर बताऊं, भारत के प्रधानमंत्रियों का समुच्चय पूछूं, तो आपको जवाहरलाल नेहरू से लेकर जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री से लेकर मोदी तक के सारे नाम A to Z लिखने पड़ेंगे। अगर मैं वीक्स का समुच्चय, वीक का कहूं कि सप्ताह का समुच्चय, सप्ताह के दिनों का समुच्चय बनाइए, तो आपको संडे, मंडे, ट्यूसडे सारे दिन लिखने होंगे। महीनों का समुच्चय एक साल का बनाइए, तो आपको जनवरी, फरवरी सारे नाम लिखने होंगे। ठीक है, तो इसमें एक आधा एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमसे पूछा जाए अंग्रेजी, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर वावेल का सेट बनाना है। अंग्रेजी वर्णमाला मतलब इंग्लिश अल्फाबेट का। तो बताओ, इंग्लिश अल्फाबेट में 5 वावेल होते हैं, कौन कौन से? A-E-I-O-U, तो ये इसका सेट हो जाएगा। अच्छा, वावेल किस अंग्रेजी अक्षर से था? हाँ, सेट का निरूपण भी जान लीजिए। सेट को हम कैपिटल लेटर से निरूपित करते हैं, जो सिंबल लेंगे। अब वो ज्यादातर आप देखो वावेल की बात चल रही तो बी आया, बी लिख दो, नहीं तो आप ABCD XYZ कुछ भी लिख सकते हो। तो ये हुआ, ये आपका रोस्टर या टेबुलर मेथड है अंग्रेजी। चलिए अब फिर दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हमने कहा कि कलेक्शन ऑफ डेज इन वीक। तो आपको पता है कि एक वीक में कितने डेज होते हैं, तो 7 डेज होते हैं। अब आप अगर तालिका रोस्टर लिख लो तो सारे एलिमेंट लिखने हैं, तो 7 डेज हो तो 7 डेज के भी नाम लिखने पड़ेंगे। इसकी खासियत है कि सेट के सभी एलिमेंट को कर्ली ब्रैकेट में आपको लिखना है। तो आपको जो भी जितने एलिमेंट हैं तो आपको लिख देने हैं। तो आप क्या लिखेंगे? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। तो ये आपके 7 डेज का कलेक्शन हो जाता है। तो ये आपकी पहली विधि, जो पहला जो रिप्रेजेंटेशन का मेथड है रोस्टर और टेबुलर, उसका तरीका है, जिसमें आपको कुछ नहीं करना है। जितने एलिमेंट आते हैं उस नियम के अंतर्गत, जैसे जो ये लिखा गया है, इस वर्डिंग के अंतर्गत जितने एलिमेंट आते हैं आपको कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख देना है, सेट बन जाता है। अब आता है दूसरा जो मेथड है आपका रूल आर सेट बिल्डर फॉर्म। रूल आर सेट बिल्डर फॉर्म, इसे नियम या समुच्चय निर्माण विधि कहते हैं। क्या कहते हैं? नियम या समुच्चय निर्माण विधि। अब इस विधि का एग्जाम्पल भी यहां देख लेते हैं, तब हम आगे के एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखेंगे। तो इसमें कहा गया कि कर्ली ब्रैकेट के अंदर ऐसा रूल या फार्मूला लिखा जाता है जिसकी सहायता से सभी अवयव ज्ञात किए जा सके। हमें क्या करना होता है? कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम एक ऐसा रूल या फार्मूला लिखते हैं जिससे हम ये सारे एलिमेंट निकाल लें। तो जैसे हमको यहां लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे x such that x is a vowel of English alphabet। समझ में आया? तो इसका जो रूल मेथड से अगर इसको लिखेंगे तो हम क्या लिख देंगे? हम केवल रूल लिख दिए कि x such that x is a vowel of English alphabet। इसका मतलब जान लो कि जो x such that x कहा जाता है, इसका मतलब x इस प्रकार है, फिर बताया जाता है कि x is a, फिर वो बोल दिया जाता है क्या है, तो वो बोला गया x is a vowel of English alphabet। x इस प्रकार है, क्या है, तो x is a vowel of alphabet। तो हमने नियम लिख दिया। अब अगर तुमसे x is a vowel of alphabet, तो x की जगह सोचो तो क्या a ले सकते हो? हाँ, vowel है। b ले सकते हो? नहीं ले सकते, vowel नहीं है।
सी ले सकते हो, नहीं ले सकते हो, वहां पर नहीं। डी ले सकते हो, नहीं ले सकते हो, वहां पर नहीं है। ई ले सकते हो, ले सकते हो, वहां पर है। इस तरह आप सोचते चले जाइए, सारा फिर ये निकाल लोगे। अब जैसे यहां पे लिखना होगा संडे मंडे, इसका अगर हम रूल मेथड से लिखेंगे तो हम क्या लिख देंगे, एक्स सच दैट एक्स इज ए डे ऑफ वीक, सप्ताह का एक दिन, डे ऑफ ए, वन डे ऑफ ए वीक लिख दो, वन डे ऑफ ए वीक, सप्ताह का एक दिन है, कोई भी हो सकता है। तो समझ में आया। अब आपको अगर हमने बोल दिया डे ऑफ द वीक, तो आप कोई भी दिन सोचो, सप्ताह में 7 दिन आते आ जाएंगे। ठीक है, तो समझ गए कि नियम विधि में क्या लिखना। हाँ, एक्स सच दैट का मतलब जान लो। अच्छा, सच दैट को हिंदी में ये 2 बिंदियों को सच दैट बोला जाता है। इसे जान ले जरूर, सिंबल के मतलब जरूर लिख ले। ऐसे हिंदी में इस प्रकार है कहते हैं, क्या कहते हैं, इस प्रकार है। और जब ये पूरा पढ़ा जाएगा तो ऐसे पढ़ा जाएगा, एक्स इस प्रकार है कि, एक्स जो है वो अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। यहाँ क्या लिखो, एक्स इस प्रकार है कि एक्स जो है वो सप्ताह का एक दिन है। तो इस प्रकार है नहीं पढ़ते लोग, सच दैट पढ़ते हैं, हिंदी हो चाहे इंग्लिश। एक्स सच दैट एक्स जो है वो सप्ताह का एक दिन है। हिंदी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एक्स सप्ताह का एक दिन है। ठीक है, अब इसके हम कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलिए हम इसके और एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो पहले जो 3 सवाल दिए हैं ये हमने आपको रूल मेथड पर, ये आपको किसमें दिए हैं, ये आपको तालिका या सारणी विधि, रोस्टर या टेबलर फॉर्म में दिए हैं। और इनको चेंज करना है किसको, इनको हमें चेंज करना है इसमें रूल मेथड में। तो आपको बस रूल देखना है क्या होगा। तो अगर हम पहला क्वेश्चन देखें तो देखिए क्या लिखा है, 1 3 5 7, ये क्या होता है, ये 8 नंबर है। तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज ए ऑड नंबर, इज एन ऑड नंबर। ठीक, अब ये इसका रूल मेथड हो गया। दूसरे वाले को देखें तो दूसरे वाले में देख रहे हैं कि 1 लिखा है, फिर 1/2 लिखा है, फिर 1/3 लिखा है, फिर 1/4 लिखा है, फिर 1/5। अब जरा इसको और थोड़ा गौर से देखें तो हमें पता है कि इसको हम 1/1 भी कर सकते हैं। तो देखो, अब मुझे एक रूल मिल रहा है कि ऊपर तो 1 1 1 1 1 चल रहा है, लेकिन नीचे 1 2 3 4 5 ये क्या है, नेचुरल नंबर है। तो देखो, 2 तरीके होते रूल मेथड को लिखने के लिए, या तो आप रूल लिख दीजिए या आप कोई फार्मूला ऐसा बना दीजिए जिससे सारे एलिमेंट हम निकाल सकें। ऐसा फार्मूला बना दो जिससे सारे एलिमेंट निकालें। तो देखते हैं इस फार्मूले को कैसे बनाएंगे। देखो, इतना तो आपको लिखना ही है, एक्स सच दैट एक्स, फिर बराबर लगा दीजिए। फार्मूला देखो ये बनेगा, ऊपर सब में 1, तो जो चीज सब में है वो यहां भी, क्योंकि सब में है। नीचे मैंने देखा 1 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 4 हुआ, तो इसको मान लिया n। और n बिलोंग्स टू, मैंने क्या लिख दिया, नेचुरल नंबर। बिलोंग का मतलब अभी पता चलेगा, इसका मतलब है n जो है वो अवयव है किसका, नेचुरल नंबर का। ठीक, इसके बाद आती है तीसरी बात हमारी, तीसरा क्वेश्चन आता है। तो तीसरे क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ है 1 1/4 1/9 1/16। तो इसमें भी यही करते हैं, अगर हम इसको 1/1 कर ले तो मैंने देखा ये, अब इसको 1 कर लिया। और ध्यान से देखें तो आपको पता 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते, 2 को 2 का स्क्वायर लिख सकते, 3 को 3 का स्क्वायर लिख सकते, 16 को 4 का स्क्वायर लिख सकते। तो मैंने देखा ये नेचुरल नंबर के स्क्वायर चल रहे हैं। तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, x इज इक्वल टू x 1/n स्क्वायर, और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक, इसके बाद आता है डी, x सच दैट x इज एन इवन नंबर। अब इवन नंबर, हाँ, अब ये क्वेश्चन हमारे हैं, इनको हमें चेंज करना है टेबुलर फॉर्म में। क्या हमें चेंज करना है, टेबुलर फॉर्म में। ये आपका रूल लिखा हुआ है, रूल की सहायता से हमें टेबुलर फॉर्म बनाना है। तो जब पहला क्वेश्चन है एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नंबर, तो बताइए टेबुलर फॉर्म में क्या करते हैं, हमें सारे एलिमेंट लिखने होते हैं। क्या करने होते हैं, सारे एलिमेंट कहां, करली ब्रैकेट में। तो बताइए जैसे x इज इवन नंबर, तो बताओ इवन नंबर कौन कौन से होते हैं, सब लिख देते हैं। तो इवन नंबर होते हैं 2 4 6 8 10, ये सब इवन नंबर। अगला देखिए लिखा हुआ x सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर,
एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n कहां बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर। तो ये हमें बनाना है। तो फार्मूला लिखा हुआ है, फार्मूला आपको लिखा है। अब नेचुरल नंबर आप एक एक रखते चले जाइए, बन जाता है ये। फार्मूले में बस नेचुरल नंबर की वैल्यू रखते चले जाना। तो ये बराबर क्या होगा? पहले 1 स्क्वायर, फिर 2 स्क्वायर, फिर 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर एंड सो ऑन। ज्यादा से ज्यादा एक लाइन और खर्च कर सकते हो, 1, 4, 9 एंड 16 डॉट डॉट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए लिखा है x such that x 1/2n। यहां भी फार्मूला दिया है, फार्मूला दिया है और n क्या है? नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है। लेकिन बताया गया कि n इज लेस आर इक्वल टू 6। n 6 से छोटा है या 6 के बराबर है। इन दोनों को मिलाइए तो बात क्या निकली? n में दो खूबियां हैं, n नेचुरल होगा और 6 के बराबर या 6 से छोटा लिया जाएगा। मतलब हम n केवल कितने ले सकते? 1, 2, 3, 4, 5। कितने ले सकते? 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक, तो आइए देखते हैं। तो कौन सा ये क्वेश्चन है हमारा? f। f में क्या लिखेंगे? रखना शुरू करिए। अब 6 तक रखने हैं। पहला 1 रखिए तो 2 into 1, दोबारा 1 रखिए, 1 से 6 तक रखना है। 2 into 3, 2 into 4, 2 into 5 एंड 2 into 6। अब आप इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 1/2, 1/4, 1/6, 1/8 ये सब आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है, यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा, कामा लगा दो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे रूल मेथड और टेबुलर मेथड दोनों से करना है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है? जी इक्वल टू सेट ऑफ लेटर ऑफ इलाहाबाद। सेट ऑफ लेटर ऑफ इलाहाबाद। तो अगर हम इसे टेबुलर फॉर्म में करेंगे तो मुझे इलाहाबाद के सारे लेटर्स क्या करने हैं? एक एक करके लिखने हैं। लेकिन सेट में ध्यान देने वाली बात यह है कि कोई भी लेटर रिपीट नहीं किया, क्योंकि कलेक्शन है, कितनी बार यूज किया वो तो आपकी मर्जी है, हमसे वो थोड़ी कहा गया। हम उन्हीं लेटर्स का कलेक्शन करेंगे जितने होंगे। एक ए लेंगे, फिर एल लेंगे, एल के बाद एच आएगा नेक्स्ट वर्ड, और एच के बाद बी आएगा, बी के बाद डी आएगा। अब ये जैसे 3 बार 4 बार आया, लेकिन हमको लेना एक ही बार। एल 2 बार आया, लेना एक ही बार। तो ये हो गया इसका टेबुलर फॉर्म। ठीक है, अब अगर वो बनाएंगे रोस्टर फॉर्म तो हम क्या लिख देंगे? x such that x is a letter of इलाहाबाद। ये रूल ही है, रूल लिख दिया जाता है इसमें और दूसरों लिख दिया जाता है इलाहाबाद। तो इस तरह आज का वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक करिए और शेयर करिए, दूर दूर तक पहुंचाइए। और जो भी हमारे जानने वाले हैं उनसे हमारी विशेष आग्रह है, वो हमें जानते हैं, हमारी टेक्निक को पहचानते हैं। तो मोदी जी की कहावत की तरह सबका साथ सबका विकास, मेरे इस चैनल को दूर दूर तक शेयर करें और मेरा जो प्रयास है उसे दूर दूर तक पहुंचाए, जिससे सबका साथ और सबका विकास पूरी तरीके से लागू हो पाए हमारे लिए भी। और अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को प्लीज जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अभी नहीं किया तो तुरंत करिए।